नमस्कार मित्रों, YouTube की इस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने बीजांड के बारे में पढ़ा था, बीजांड की संरचना पढ़ी थी। उस समय अपन ने बोला था कि बीजांड के 6 प्रकार होते हैं। पहला है ऋजु बीजांड, दूसरा है प्रतीप बीजांड, तीसरा है वक्र बीजांड, चौथा है अर्ध प्रतीप बीजांड, पांचवा है अनुप्रस्थ बीजांड और छठा है कुंडलित बीजांड। हम अपन इसकी संरचना देखेंगे तो सबसे पहला है ये ऋजु बीजांड। इसमें क्या होता है, अपन ने बीजांड के पार्ट पढ़े थे। एक पढ़ा था निभाग भाग, एक पढ़ा था नाभिका और एक पढ़ा था बीजांड व्रंत और एक पढ़ा था बीजांड काल। तो ऋजु बीजांड में क्या होता है, ये तो है बीजांड व्रंत। क्या है? बीजांड व्रंत। ये है यहाँ का निभाग भाग, यानी कि जिससे अपन दूसरा नाम बोला था शैलेजा भाग। और ये है बीजांड द्वार। तो ऋजु बीजांड में क्या होता है, बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड व्रंत तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, इसलिए इसको ऋजु बीजांड कहते हैं। दूसरा है प्रतीप बीजांड। इसमें क्या होता है कि यह है बीजांड व्रंत। इस बीजांड व्रंत की एक पार्श्विक वृद्धि होती है और इस वृद्धि के कारण ये बीजांड व्रंत होता है 180 डिग्री पर घूम जाता है। यानी कि पहले यदि बीजांड की अपन ने संरचना पढ़ी थी उस समय अपन ने इस बीजांड व्रंत को इस तरफ बनाया था, लेकिन इसमें क्या होता है, प्रति बीजांड में इस बीजांड व्रंत की पार्श्व वृद्धि के कारण ये बीजांड व्रंत 180 डिग्री घूम जाता है। जिसमें क्या होता है, ये नाभिका होती है वो इस बीजांड द्वार के पास में आ जाती है और यहाँ पर ये भाग है निभाग भाग या फिर शैलेजा भाग और ये है बीजांड द्वार। यानी कि बीजांड व्रंत है वो 180 डिग्री घूमकर इस नाभिका के पास में आ जाता है और बीजांड द्वार और निभाग ये दोनों एक रेखा में होते हैं। इसी प्रकार तीसरा था वक्र बीजांड। इसमें क्या होता है, जिसमें निभाग और बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में होते हैं, लेकिन इसमें बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं। ये तो है इसका निभाग भाग और ये है इसका बीजांड द्वार। लेकिन ये इसका जो बीजांड व्रंत है, ये बीजांड व्रंत इस निभाग के समकोण स्थिति पर स्थित होता है। बीजांड द्वार और निभाग इसके समान एक रेखा में नहीं होते हैं, लेकिन बीजांड व्रंत होता है वो इस निभाग के समकोण पर स्थित होता है। चौथा है आपके अर्ध प्रतीप बीजांड। इसमें क्या होता है, यह है बीजांड व्रंत, यह है निभाग और यह है बीजांड द्वार। अर्ध प्रतीप बीजांड के अंदर क्या होता है, निभाग और बीजांड द्वार ये दोनों एक क्षैतिज रेखा में स्थित होते हैं इस प्रकार से, और बीजांड व्रंत इस दोनों के समकोण पर स्थित होता है, इसलिए इसको कहते हैं अर्ध प्रतीप बीजांड। इसी प्रकार पांचवा है अनुप्रस्थ बीजांड। अनुप्रस्थ बीजांड में क्या होता है, बीजांड काय, बीजांड द्वार और तीसरा है निभाग भाग, ये तीनों एक ही रेखा में स्थित होते हैं। ये तो है इसका बीजांड द्वार, ये यहाँ पर इसका भाग है निभाग भाग और ये इसका है बीजांड काय और ये इसका है बीजांड व्रंत। यानी कि ये तीनों चीज एक ही रेखा में स्थित होती है। छठा है कुंडलित बीजांड। कुंडलित बीजांड में क्या होता है, ये जो बीजांड व्रंत है वो बहुत ही लंबा होने के कारण इस पूरे बीजांड काय के चारों ओर घेर लेता है और इस प्रकार से ये 360 डिग्री पर घूम जाता है और कुंडलित होकर सरसता बना देता है, इसलिए इसको बोला जाता है कुंडलित बीजांड।
अब बात करेंगे कि किन किन पादपों के अंदर किस किस प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा ऋजु बीजांड। तो ऋजु बीजांड है वो सामान्य रूप से जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, यानी कि अनावृत बीजी पादपों के अंदर पाया जाता है। प्रति बीजांड है वो सामान्य रूप से एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजी पादपों के अंदर पाया जाता है। वक्र बीजांड जो है वो सामान्य रूप से क्रूसिफेरी के कुल के पादपों के अंदर पाया जाता है। इसी प्रकार अर्ध प्रतीप जो बीजांड है वो रेननकुलेसी कुल के पादपों के अंदर पाया जाता है। उसी प्रकार जो अनुप्रस्थ बीजांड है वो न्यूटोबेसी कुल के पादपों के अंदर पाया जाता है। और इसी प्रकार कुंडलित बीजांड है वो ब्रेसिकेसी कुल के पादपों के अंदर पाया जाता है। तो ये थे अलग अलग प्रकार के कुल के पादपों के अंदर अलग अलग प्रकार के बीजांड का। वापस देख लेते हैं ऋजु बीजांड, जिसके अंदर बीजांड वृंत, निभाग और बीजांड द्वार तीनों एक ही दिशा में होते हैं या फिर एक ही सीधी रेखा में होते हैं। ऐसे जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर पाया जाता है। इसमें क्या होता है, निभाग और बीजांड द्वार ये दोनों एक सीधी रेखा में होते हैं, लेकिन बीजांड वृंत की पार्श्व वृद्धि के कारण 180 डिग्री घूम जाता है, जिसे निभाग होता है वो बीजांड द्वार के पास में आ जाता है। तीसरा था वक्र बीजांड। वक्र बीजांड के अंदर क्या होता है, बीजांड वृंत इसमें इसके समान निभाग और बीजांड द्वार होता है वो एक सीधी रेखा में नहीं होता है, लेकिन बीजांड वृंत होता है वो निभाग के समकोण पर स्थित होता है। ये था अर्धप्रति बीजांड। इसके अंदर क्या होता है, निभाग और बीजांड द्वार एक क्षैतिज रेखा में होते हैं और ये बीजांड वृंत होता है वो इन दोनों के समकोण पर स्थित होता है। और ऐसा रेननकुलेसी कुल के पादपों में पाया जाता है। उसी प्रकार वक्र बीजांड क्रूसिफेरी कुल के पादपों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, अनुप्रस्थ में बीजांड काय, बीजांड द्वार और निभाग तीनों ही एक दिशा में होते हैं, लेकिन बीजांड वृंत भी इसी की दिशा में होता है। ऐसा न्यूटोबेसी कुल के पादपों में पाया जाता है। ये था कुंडलित बीजांड, जिसके अंदर बीजांड वृंत बहुत ही लंबा होने के कारण इसके चारों ओर घेर लेता है और 360 डिग्री ये घूम जाता है, जिसलिए इसको कुंडलित बीजांड कहते हैं। और ये ऐसा फेसिकेसी कुल के पादपों के अंदर पाया जाता है। ये थे बीजांड के प्रकार। अब अपन पढ़ेंगे पॉलिनेशन या फिर परागण। अब देखते हैं परागण किस प्रकार से होता है। सबसे पहले पॉलिनेशन की डेफिनेशन देखें तो पॉलिनेशन का या फिर परागण का मतलब होता है पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना। अपन ने पुष्प के अंदर नर जननांग और मादा जननांग दोनों पढ़े थे। परागकण कहाँ से बनते हैं, पुंकेसर के परागकोश में से बनते हैं। उसी प्रकार स्त्री केसर का जो वर्तिकाग्र यानी कि सबसे ऊपर वाला चपटा भाग था, वहां पर परागकणों का चिपकना या फिर पहुंचना ये परागण कहलाता है। अब परागण दो प्रकार का होता है। कौन कौन से, एक होता है स्वपरागण और दूसरा होता है पर परागण, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर, क्या होता है जो परागकण होते हैं वो उसी पुष्प या उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। यानी कि स्वपरागण का मतलब, मान लीजिए ये कोई पादप है, इस पादप के ऊपर ये दो पुष्प लगे हुए हैं, ये दो पुष्प है, तो इस पुष्प से परागकण निकलकर वापस इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर
या फिर उसी पादप पर उपस्थित कोई दूसरा पुष्प है उसकी वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसको बोला जाता है सेल्फ पॉलिनेशन या फिर स्वपरागण बोला जाता है। ये भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है स्वयुग्मनी और एक होता है समजाति परागण या फिर समजात परागण बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, समयुग्मनी का मतलब होता है कि परागकण उसी पुष्प यानी कि एक ये पुष्प था, यदि परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उसे कहते हैं स्वयुग्मन यानी कि ऑटोगेमी। और यदि पुष्प से परागकण या फिर पुंकेसर से परागकण निकलकर दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसको बोला जाता है समजात परागण। दूसरा है अपन के पर परागण। पर परागण में क्या होता है, परागण की वह प्रक्रिया जिसमें पुंकेसर से परागकण निकलकर किसी दूसरे पादप की, ये दूसरा पादप है और दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो क्या हो गई, परागण की वह प्रक्रिया जिसमें उसी प्रजाति का पादप, यानी कि ये मान लीजिए कमल का पादप है तो ये भी कमल का पादप होना चाहिए, यानी कि पर परागण के अंदर पादप दूसरा होता है लेकिन स्व परागण के अंदर पादप वही होता है। तो ये थे परागण की परिभाषाएं। अब बात आती है कि स्व परागण कब होता है, यानी कि उसके लिए क्या क्या अनुकूलन की विशेषताएं चाहिए। अनुकूलन का मतलब होता है वे शारीरिक विशेषताएं जो उनको वातावरण के अंदर जीवित रहने के लिए अनुकूल बनाती है। तो स्व परागण के लिए देखते हैं अपन, स्व परागण के लिए कौन कौन से अनुकूलन है। सबसे पहला है समकालिता या फिर कह सकते हैं कि समान काल के अंदर पुमंग और जायांग का विकसित होना, यानी कि स्व परागण उसी पुष्प के अंदर होता है जिसमें पुमंग और जायांग यानी कि नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही समय में विकसित होने चाहिए। दूसरा है उभयलिंगता। उभयलिंगता का मतलब यह है कि स्व परागण उसी पुष्प में पाया जाएगा जिसमें पादपों के अंदर नर तथा मादा पुष्प दोनों एक ही पादप के अंदर होने चाहिए। नर या मादा पुष्प दोनों एक ही पादप पे होने चाहिए, या फिर नर तथा मादा जननांग एक ही पुष्प में होना चाहिए, उसे कहते हैं उभयलिंगता, यानी कि एक लिंगी पुष्प या फिर उभयलिंगी पादप होना चाहिए। तीसरा है, पहला हो गया समकालिता, दूसरा हो गया उभयलिंगता और तीसरा है तीसरा है आपके अनुन्मूलता। अनुन्मूलता का मतलब ये होता है कि ऐसे पुष्प जिसके अंदर कभी भी पुष्प खिलते नहीं है उसके अंदर सामान्य रूप से स्व परागण पाया जाता है। ये तीन आपके अनुकूलन थे। पहला था समकालिता या फिर कह सकते हैं समकाल परिपक्वता, यानी कि पुष्प के अंदर पुमंग और जायांग यानी कि नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही समय में विकसित होने चाहिए। उभयलिंगिता का मतलब है कि पादप के अंदर नर तथा मादा पुष्प दोनों एक ही पादप में हो या फिर नर तथा मादा जननांग दोनों एक ही पुष्प हो, ऐसे पादपों के अंदर स्व परागण पाया जाता है। और तीसरा अनुन्मूलता यानी कि ऐसे पुष्प जो कभी खिलते नहीं है। अब बनेंगे कि पर परागण के लिए कौन कौन से अनुकूलन है। जैसे अपन ने इसमें पढ़ा था कि समकालिता या फिर समकाल परिपक्वता, उसी प्रकार इसका पहला अनुकूलन है आपके भिन्न काल परिपक्वता, यानी कि इसमें क्या होना चाहिए उसका जस्ट उल्टा, यानी कि पुमंग और जायांग दोनों अलग अलग समय में विकसित होने
चाहिए। अब इसके अंदर भी दो प्रकार से होगा, एक तो होगा पुंवर्ती और एक होगा स्त्रीवर्ती। यदि पुंकेसर स्त्री केसर से पहले विकसित हो जाता है उससे कहेंगे पुंवर्ती, और यदि स्त्री केसर पुंमंग से पहले विकसित हो जाता है उससे कहेंगे स्त्रीवर्ती। यानी कि दोनों अलग अलग समय में विकसित होने चाहिए। दूसरा, उसके अंदर अपन ने पढ़ा था उभयलिंगता, इसमें हमें एक लिंगता, यानी कि पर परागण उसी में होता है जिसमें पादप एक लिंगी या फिर पुष्प एक लिंगी होता है। यानी कि एक पादप के अंदर एक ही प्रकार के जनांग उपस्थित होते हैं, या फिर नर या फिर मादा जनांग उपस्थित होते हैं। तीसरा है स्वबंध्यता। स्वबंध्यता का मतलब होता है कि ऐसे पुष्प जिसके अंतर्गत, मान लीजिए ये एक पुष्प है और इसी पुष्प के अंदर पुंकेसर भी है और स्त्री केसर भी है, लेकिन यहाँ से पुंकेसर से परागकण निकलकर यदि उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं फिर भी परागण की क्रिया नहीं होती है, उसे स्वबंध्यता कहा जाता है। तो ऐसे पुष्प जिसके अंतर्गत स्वबंध्यता पाई जाती है उसके अंदर पर परागण की क्रिया होती है। तो ये तीन इसके अनुकूलन और तीन इसके अनुकूलन। इसमें भिन्न काल परिपक्वता, तो इसमें समकाल परिपक्वता, इसमें पुष्प एक लिंगी होना, इसमें पुष्प या फिर पादप उभय लिंगी होना, इसमें स्वबंध्यता होना और इसमें अनुन्मिलता होना, ये तीन तीन इसके अनुकूलन थे। अब पर परागण है वो कैसे होता है या फिर किस किस के द्वारा होता है ये देख लेते हैं। तो पर परागण भी, इसके अंतर्गत जो परागकण होते हैं वो किसी बाह्य साधनों के द्वारा, और वो साधन जैविक भी हो सकते हैं और अजैविक भी हो सकते हैं, तो बाह्य साधनों के द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। तो इसमें पहला हो जाएगा आपके वायु के द्वारा। क्या होता है इसमें, जब परागकण पुंकेसर से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने का जिसका माध्यम है वो वायु हो, यानी कि वायु के द्वारा परागकण है वो वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, उसे कहते हैं वायु के द्वारा परपरागण। इस प्रकार के पादपों के अंदर जो परागकण होते हैं वो सामान्य रूप से हल्के, शुष्क और चिकने होते हैं। कभी हल्के और शुष्क होने के कारण ही वो दूर उपस्थित पादप के पास में पहुंच जाते हैं। दूसरा है जल द्वारा। यदि परागण की वह या फिर पर परागण की वह प्रक्रिया जिसमें परागकण जल के द्वारा या फिर उसका माध्यम जल होना चाहिए और जल के द्वारा किसी वर्तिकाग्र तक पहुंचता है उसे कहते हैं जल पर परागण। इसके अंदर भी दो प्रकार से होगा, एक होगा अधोजल और दूसरा होगा अधिजल। अधोजल का मतलब यह है कि ऐसे पादप या फिर इस प्रकार का परागण जिसमें पुष्प से निकलने वाला परागकण, मान लीजिए ये जल का सतह है, यहाँ पे जल है, तो जल के अंदर यानी कि भीतर गमन करके किसी वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, उससे कहेंगे अधोजल परागण। अधिजल का मतलब होता है कि पानी के या फिर जल के ऊपर तैर कर यदि परागकण किसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। तीसरा है कीट परागण। यदि पुष्प से परागकण निकलकर कीटों के द्वारा किसी वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उसे कहते हैं कीट परागण। और 80% जो परागण कीट परागण की क्रिया होती है वो मधुमक्खी के द्वारा ही होती है। चौथा है चमगादड़ के द्वारा परागण। अब कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो रात को खिलते हैं, जिस समय रात को पुष्प खिलते हैं उस समय चमगादड़ मकरंद के लालच में उस पुष्प पर पहुंचती है और वहां पर उसकी शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। वापस ये चमगादड़ किसी दूर से पुष्प पर जाता है तो वो उसके स्त्री केसर या फिर वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं, इससे कहते हैं चमगादड़ से होने वाला परागण। तो ये 4 प्रकार के
पर परागण के एक बाह्य साधन थे, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, कीट के द्वारा और चमगादड़ के द्वारा। ये था अपने परागण का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे निषेचन के बारे में। धन्यवाद।